शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। पहला पॉइंट है कि अल्फ्रेड बिने के द्वारा सन 1905 में तैयार किए गए प्रथम बुद्धि परीक्षण पहला बुद्धि परीक्षण था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा परीक्षणों की रचना हुई। तो प्रश्न आता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान या आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा परीक्षणों की रचना कब हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई। अगला बिंदु है अपने देश में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रारंभ सन 1922 में एफजी कॉलेज लाहौर के प्राचार्य श्री एच.एस. राइस के बिने मापनी का हिंदी अनुकूलन करने से प्रारंभ हुआ। मापन की एक परिभाषा एस.एस. स्टीवेंस के अनुसार है, मापन के स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मात्रात्मक मापन में कितना का बोध होता है, यानी कोई चीज़ कितनी है, इस बात का हाउ मच का बोध होता है। वहीं गुणात्मक मापन में कोई वस्तु किस प्रकार की है, इस बात का बोध होता है। चर की बात करते वेरिएबल्स क्या को होते हैं? कोई चर वह गुण या विशेषता है जिसमें समूह के सदस्य परस्पर कुछ ना कुछ भिन्न होते हैं। चर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, गुणात्मक चर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स और मात्रात्मक चर क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं। गुणात्मक चर गुणों को व्यक्त करते हैं, जैसे लिंग के आधार पर पुरुष और महिला में बांटना। मात्रात्मक चर ये गुणों की मात्रा को व्यक्त करते हैं, ये गुण की मात्रा को व्यक्त करते हैं, जैसे छात्र संख्या, परीक्षा प्राप्तांक। मात्रात्मक चरों को भी दो भागों में बांटते हैं, एक सतत चर कंटिन्यूअस वेरिएबल्स होता है, दूसरा असतत चर डिस्क्रीट वेरिएबल्स होता है। सतत चर क्या होते हैं? ये चर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के बीच कोई भी मान प्राप्त कर सकते हैं, यानी जैसे किसी व्यक्ति का भार 7.34 kg हो सकता है। यानी जो सतत चर होते हैं उसमें दशमलव बिंदु तक भी जो है मापन किया जाता है। जो असतत चर होते हैं, इन्हीं दो मानों के बीच प्रत्येक मान धारण करना संभव नहीं होता है। जैसे परिवार में बच्चों की संख्या, ये यथार्थ संख्याएं होती है, यानी इसमें दशमलव में इसको हम नहीं ले जा सकते हैं। तो सतत चर जो होते हैं वे निकटस्थ संख्याएं होती हैं, वहीं असतत चर जो होते हैं वे यथार्थ संख्याएं होती हैं। जैसे इसमें दिखाया गया है इस चित्र में, सतत चर में जैसे 61 और 62 61.5 हो सकता है, 62 और 63 के बीच 62.5 हो सकता है। वैसे और असतत चर जैसे 61, 62, 63, 64, 65, 66, यानी एक संख्या फिर अगली संख्या नेक्स्ट संख्या, इसके बीच में कोई भी दशमलव बिंदु या दशमलव संख्याएं नहीं आती हैं। अगला बिंदु है मापन के स्तर, लेवल ऑफ मेजरमेंट। एस.एस. स्टीवेंस ने मापन के 4 स्तर बताए हैं। एक तो होता है नामित स्तर का मापन, जिसे नॉमिनल मेजरमेंट कहते हैं। क्रमित स्तर का मापन होता है दूसरा, जिसे ऑर्डिनल लेवल कहते हैं। तीसरा स्तर आता है अंतरित स्तर, इंटरवल मेजरमेंट, और चौथा आनुपातिक स्तर या रेशियो मेजरमेंट आता है। पहला स्तर होता है नामित मापन, नॉमिनल मेजरमेंट। ये किसी गुण या विशेषता के नाम पर आधारित होते हैं, जिसके आधार पर उनके समूह या वर्गों की रचना की जाती है। जैसे निवास स्थान के आधार पर नागरिकों को ग्रामीण या शहरी में बांटना। इसमें क्या होता है, केवल गणना किया जा सकता है। यानी नामित मापन में क्या होती है, किसी गुण या विशेषता के नाम पर आधारित होते हैं और उसी के आधार पर जो है समूह या वर्गों की रचना की जाती है। जैसे निवास स्थान के आधार पर नागरिकों को ग्रामीण या शहरी में बांटना, या कह सकते हैं कि विषय के आधार पर छात्रों को विज्ञान वर्ग, कला वर्ग में विभाजित करना। इसमें केवल गणना ही संभव हो पाती है। ये सबसे निम्न स्तर का मापन होता है। दूसरा होता है क्रमित मापन, ऑर्डिनल मेजरमेंट। क्रमित मापन के विभिन्न वर्गों में गुण या विशेषता की उपस्थिति की मात्रा एक दूसरे से भिन्न होती है, और इसमें क्या होता है कि गुणों के आधार पर वर्गों को घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जो उसमें इकाइयाँ होती हैं उनको घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं। जैसे परीक्षा प्राप्तांक के आधार पर छात्रों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणियाँ या अनुत्तीर्ण निर्धारित करना, ये जो है क्रमित मापन के अंतर्गत आता है। जैसे इसमें गणना संभव होता है, घटते व बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। तीसरा और महत्वपूर्ण
होता है, महत्वपूर्ण होता है अंतरित मापन, इंटरवल मेजरमेंट। इस प्रकार के मापन में व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में विद्यमान गुण की मात्रा को इस प्रकार इकाइयों के द्वारा व्यक्त किया जाता है कि किन्हीं दो लगातार इकाइयों में अंतर समान होता है। जैसे गणित योग्यता के आधार पर अंक प्रदान करना। अगर हम गणित योग्यता के आधार पर छात्रों को अंक प्रदान करते हैं तो वो अंतरित मापन का उदाहरण होता है। जोड़ व घटाने की गणितीय संक्रियाएं इसमें की जा सकती हैं। इसमें परम शून्य या वास्तविक शून्य बिंदु जैसा गुणविहीनता को व्यक्त करने वाला कोई बिंदु नहीं होता है। इस कारण इससे प्राप्त परिणाम सापेक्षिक तो होते हैं परंतु निरपेक्ष नहीं होते हैं। कहने का मतलब है, जैसे मान लिया हमने कोई गणित का प्रश्न पत्र दिया और छात्र ने हल किया, सपोज दैट उस छात्र ने उस परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उस छात्र को गणित विषय में कुछ नहीं आता है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि जो प्रश्न पत्र उपयोग किया गया उसके वो प्रश्न को हल नहीं कर पाया, लेकिन गणित के अन्य प्रश्नों को हल कर सकता है। इसलिए जो परम शून्य वास्तविक शून्य जैसे इसमें गुणविहीनता को व्यक्त करने वाला कोई बिंदु नहीं होता है। इस कारण इससे प्राप्त परिणाम सापेक्षिक तो होते हैं परंतु निरपेक्ष नहीं होते। इसमें शून्य बिंदु केवल आभासी होता है। उदाहरण के लिए परीक्षा में छात्रों को अंक प्रदान करना, इसमें जोड़ व घटाव भी संभव हो पाता है। और लास्ट और अंतिम होता है चौथे स्तर का आनुपातिक मापन होता है, रेशियो मेजरमेंट होता है। ये सर्वाधिक परिमार्जित स्तर का मापन होता है। इसमें परम शून्य वास्तविक शून्य बिंदु की संकल्पना भी निहित रहती है। मापन परिणामों को अनुपात में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे मेज की लंबाई की माप करना। इसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग की चारों मूल गणितीय संक्रियाएं की जा सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मापन के आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट्स। 3 मुख्य तत्व माने जाते हैं मापन के। पहला होता गुण की व्याख्या, नेक्स्ट है गुणों की कार्यकारी परिभाषा और गुणों को इकाइयों के रूप में व्यक्त करना। गुणों की व्याख्या क्या होता है कि मापन योग्य गुणों का अभिप्राय मालूम किया जाता है, फिर गुणों की कार्यकारी परिभाषा निर्धारित की जाती है और जिस गुण का मापन करते हैं उसको इकाई के रूप में व्यक्त करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं मूल्यांकन क्या होता है, इवैल्यूएशंस क्या होता है। जहाँ मापन में क्या करते हैं, किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं या जिन क्रिया का मापन करते हैं एक उसमें आंकिक मान प्रदान कर दिया जाता है। मूल्यांकन में क्या किया जाता है कि इसके अंतर्गत छात्रों के व्यवहार के गुणात्मक व मात्रात्मक वर्णन के साथ साथ व्यवहार की वांछनीयता से संबंधित मूल्य निर्धारण भी निहित रहता है। मूल्यांकन के प्रत्यय की बात करें तो मूल्यांकन के 3 मुख्य चरण होते हैं। अधिगम क्रियाएं और व्यवहार, अधिगम क्रियाएं, शिक्षण उद्देश्य, अधिगम क्रियाएं, व्यवहार परिवर्तन। ये 3 मुख्य बिंदु होते हैं जो निरंतर जो है इनके बीच जो है क्रियाएं चलती रहती हैं। शिक्षण उद्देश्य होता है और शिक्षण उद्देश्य को ध्यान में रखकर अधिगम क्रियाएं की जाती हैं और अधिगम क्रियाओं के आधार पर जो है छात्र में व्यवहार परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार मूल्यांकन की प्रक्रिया चलती है। मूल्यांकन के भाग एक विद्वान हुए स्क्रीवन, उन्होंने मूल्यांकन के 2 मुख्य भाग बताए, संरचनात्मक और योगात्मक। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है और समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है। पहला है संरचनात्मक मूल्यांकन। इसमें किसी निर्माणाधीन कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया या सामग्री को अंतिम रूप देने से पूर्व उसके प्रारंभिक प्रारूप का मूल्यांकन किया जाता है, जिससे उसकी संरचनागत कमियों को दूर किया जा सके। जैसे किसी पाठ्य पुस्तक को प्रकाशित होकर बाजार में आने से पूर्व किया जाने वाला मूल्यांकन जो है वो संरचनात्मक मूल्यांकन का उदाहरण होता है। इसके अतिरिक्त कुछ जो अध्यापक बीच बीच में छात्रों का मूल्यांकन करते हैं मुख्य परीक्षा के पूर्व, वो उसका मूल्यांकन भी जो है संरचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। इसमें शैक्षिक कार्यक्रम के दौरान या शिक्षा सत्र के बीच समय समय पर छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अध्यापक व छात्रों को पृष्ठपोषण प्रदान करना होता है। संरचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक कार्यक्रम या सामग्री को तैयार करने वाले व्यक्तियों को उनके द्वारा तैयार किए जा रहे कार्यक्रम या सामग्री की कमियों को इंगित करना
तथा उन्हें दूर करने के उपाय बताना होता है। योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है? समेटिव एलिवेशन क्या होता है? योगात्मक मूल्यांकन उपलब्ध विकल्पों के गुण दोषों का आकलन करके किसी एक सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प ज्ञात करने की प्रक्रिया है। यानी योगात्मक मूल्यांकन में क्या किया जाता है, जो उपलब्ध विकल्प हैं उन्हीं में से हमें सर्वश्रेष्ठ का चयन करना होता है। जैसे उपलब्ध गणित की विभिन्न पुस्तकों में से किसी एक का चयन करने हेतु किया गया मूल्यांकन, ये योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण होगा। यानी इसमें अब कोई भी संशोधन संभव नहीं होता है, उपलब्ध विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन किया जाता है। पाठ्यक्रम की समाप्ति पर किया जाने वाला मूल्यांकन समेटिव मूल्यांकन होता है, जिसका उद्देश्य मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना या न करने का निर्णय लेना होता है। मूल्यांकन के अंतर्गत ही एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है निकष संदर्भित तथा मानक संदर्भित मापन में अंतर क्या होता है। CRT और NRT में डिफरेंस अक्सर पूछा जाता है, तो इसको समझ लेना आवश्यक है। निकष संदर्भित मापन की आवश्यकता 1963 में रॉबर्ट ग्लेजर ने महसूस की। हम लोग इसमें अंतर करेंगे, निकष संदर्भित मापन समझने के प्रयास करेंगे और मानक संदर्भित मापन में अंतर क्या होता है। निकष संदर्भित यानी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और मानक संदर्भित मापन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। निकष संदर्भित मापन क्या होता है कि इसमें किसी छात्र के द्वारा अर्जित विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों को जाना जाता है। वहीं मानक संदर्भित मापन में छात्र द्वारा अर्जित कुल ज्ञान को ज्ञात किया जाता है। निकष संदर्भित मापन CRT में क्या होता है कि इसमें परिणामों की व्याख्या का आधार सभी शिक्षण उद्देश्यों अथवा योग्यताओं के अर्जित करने से संबंधित होता है। किसी छात्र की उपलब्धि का स्तर इस बात से जाना जाता है कि उसने निर्धारित उद्देश्यों को किस सीमा तक अर्जित किया है। वहीं मानक संदर्भित में क्या होता है कि मानक संदर्भित परीक्षणों की व्याख्या का आधार छात्र समूह की उपलब्धि होती है। किसी छात्र की उपलब्धि का स्तर अन्य छात्रों की उपलब्धि से तुलना करके निर्धारित किया जाता है। निकष संदर्भित में प्रश्न कुछ सीमित विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखकर केंद्रित यानी बनाए जाते हैं। वहीं मानक संदर्भित में प्रश्न अनेक उद्देश्यों को ध्यान में रख करके बनाए जाते हैं। निकष संदर्भित CRT में क्या होता है कि इसका प्रयोग अधिकांशतः शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता से संबंधित होता है तथा इनके द्वारा छात्रों के अधिगम को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। वहीं मानक संदर्भित परीक्षण में इसका प्रयोग छात्रों की अधिगम सफलता को सापेक्षिक दृष्टि से इंगित करने में किया जाता है।